नमस्कार दोस्तों। बीपीएससी मेंस को ध्यान में रखते हुए हिस्ट्री के अंतर्गत जितना भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है उसको हम लोग बारी बारी से कंप्लीट कर रहे हैं। इसी कड़ी में मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है बीपीएससी के लिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी के विभिन्न दर्शनों का वर्णन कीजिए। इन्होंने राष्ट्र की स्वतंत्रता में किस प्रकार से सहायता की। अब आपको यहाँ पे शुरुआत करना है परिचय के रूप में। गांधी जी का योगदान है उसको संक्षेप में लिखने का प्रयास कीजिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन का जो बॉडी लाइन होगा यहाँ पे देख पा रहे हैं, दो पार्ट में इसको बांटा गया है। नंबर 1 है गांधी जी के विभिन्न दर्शनों का वर्णन कीजिए। अब गांधी जी का जितना भी दर्शन है यहाँ पे उन दर्शनों को एक बड़े डायमेंशन के अंतर्गत यहाँ पे लिखना है। और फिर गांधी जी ने इन्हीं दर्शनों का जो प्रयोग है भारत के स्वतंत्रता संग्राम में, भारत के आंदोलन के लिए, अब जितना भी आंदोलन हुआ है सबको यहाँ पे बताने की कोशिश करना है। क्योंकि हर आंदोलन में देखेंगे तो गांधीवादी दर्शन या फिर गांधी के दर्शन आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो इसी तरीके से आप आसानी से इन दोनों ही क्वेश्चन के पार्ट को कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिखाना है विभिन्न दर्शन और उनके दर्शन से राष्ट्र को स्वतंत्रता कैसे मिली। और यहाँ पे लास्ट में हो जाएगा निष्कर्ष। निष्कर्ष लिखने में आप माहिर है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं वैसे स्टूडेंटों को खास तौर पे सलाह देना चाहूँगा जिनको निष्कर्ष लिखने में दिक्कत होती है, कम से कम शब्दों में वे अपनी बातों को बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर रख नहीं पाते हैं। वैसे स्टूडेंट यहाँ पे जो भी फेमस पर्सनालिटी है, जो भी यहाँ पे फेमस पर्सनालिटी है, जैसे सुभाष चंद्र बोस, नेहरू, गांधी, टैगोर, तो इन सब के बारे में यहाँ पे निष्कर्ष के रूप में कुछ अच्छी अच्छी बातों को यहाँ पे लिख के रख ले, याद कर ले उसे, ताकि एग्जाम में आपका समय बच जाए। इससे तो आपका आंसर अट्रैक्टिव हो जाएगा, समय भी यहाँ पे कम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ को बेसिकली यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि निष्कर्ष बहुत मैटर करता है ऐसे प्रश्नों में। अब यहाँ पे हम लोग शुरुआत करते हैं परिचय के रूप में गांधी के बारे में। गांधी के बारे में यहाँ पे, ठीक है, तो गांधी किस प्रकार से स्वतंत्रता आंदोलन के जन नेता के रूप में उभरे। गांधी स्वतंत्रता आंदोलन के जन नेता के रूप में उभरे। क्यों उभरे, खुद सोचिए। जन नेता के रूप में उभरे क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप के सभी हिस्सों को उन्होंने शामिल करने का प्रयास किया। इस उपमहाद्वीप में रह रहे सभी लोगों को शामिल करने का प्रयास किया। इसीलिए देखेंगे तो समाज के हर वर्ग को लामबंद किया, चाहे वो महिला हो, किसान हो, श्रमिक हो, छात्र हो, सारे लोग उनके विचारों से प्रभावित होके उनके एक आह्वान पे पूरी तरीके से लोग घर छोड़ के पूरी तरीके से घरों के बाहर आ जाते थे, क्रांति में पार्टिसिपेट करने लगते थे। तो इसीलिए आपको यहाँ पे लिखने का प्रयास करना होगा कि भारतीय उपमहाद्वीप के सभी लोगों को या फिर समाज के हर एक वर्ग को इनकी विचारधारा ने प्रभावित किया ही किया, चाहे वो यहाँ पे महिला हो, चाहे वो यहाँ पे किसान हो, महिला, किसान, श्रमिक या फिर बड़ी मात्रा में छात्र ही क्यों ना हो, सबको यहाँ पे प्रभावित किया ही किया, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। इस प्रकार से आप गांधी को यहाँ पे आप बता सकते हैं कि गांधी जी बिल्कुल ही एक विचारक के साथ साथ बुद्धिजीवी थे, राजनीतिक थे, सिद्धांतकार थे। और उससे कहीं अगर बढ़ के देखा जाए तो गांधी जी को एक महान दार्शनिक के रूप में भी जाना जाता है, जिन्होंने कई प्रकार के दर्शनों का भी प्रतिपादन किया। तो यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करना है कि गांधी एक विचारक के साथ साथ बुद्धिजीवी, राजनीतिज्ञ, सिद्धांतकार और इन सबसे बढ़कर अगर देखा जाए तो गांधी जी एक महान दार्शनिक के रूप में मौजूद थे, जिन्होंने कई प्रकार के दर्शनों का, ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि प्रतिपादन किया। सबका ठीक है, सारे ही बड़े बड़े जो भी यहाँ पे फिलोसफर लोग थे, समाज सुधारक लोग थे, सबको गांधी ने स्टडी करके एक अपना विचारधारा, एक अपना कह सकते हैं कि आइडियोलॉजी दिया, जिसने समाज के सभी वर्गों को अमूमन प्रभावित किया ही किया।
अब यहाँ पे बात करें हम लोग गांधी के विभिन्न दर्शन कौन कौन से हैं यहाँ पे। तो गांधी जी के जो भी इम्पोर्टेंट दर्शन है सबको यहाँ पे मैंने शामिल करने का प्रयास किया है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सत्य और अहिंसा। दो चीज़ें हैं यहाँ पे, सत्य और यहाँ पे है अहिंसा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अगर सत्य की बात करें तो गांधी विचारधारा का ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ही यह केंद्रीय धुरी के रूप में कार्य करता है। केंद्रीय धुरी सबसे इम्पोर्टेंट यही सत्य यही है गांधी के विचारधाराओं में, इसीलिए इसको केंद्रीय धुरी के रूप में जाना जाता है। सत्य को गांधी इतना अधिक महत्व यहाँ पे देते हैं कि गांधी बताते हैं कि सत्य ही मेरा धर्म है। गांधी का धर्म क्या है? तो सत्य ही धर्म है। उनका मानना था, गांधी का मानना था कि ईश्वर, ध्यान रखिएगा, ईश्वर सत्य है के बजाय सत्य ही क्या है? ईश्वर है। अर्थात जहाँ सत्य है वही ईश्वर है। ईश्वर है इसीलिए सत्य नहीं है, सत्य है इसीलिए यहाँ पे क्या है? ईश्वर है यहाँ पे, अर्थात सत्य ही ईश्वर है। इसके अलावा उन्होंने अहिंसा को भी बहुत अधिक प्रायोरिटी दिया। अहिंसा पूरी तरीके से देखा जाए तो करुणा पर आधारित था। अर्थात हिंसा नहीं करना है, ठीक है, लेकिन सामने वाले से करुणा का भाव रखना है, यहाँ पे दया भाव रखना करना है, ठीक है। सामने वाला कितना भी कष्ट क्यों ना दे, कितना भी मारे पीटे क्यों ना करे, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल साइलेंट मोड पे यहाँ पे रहना है। हृदय परिवर्तन का वेट करना है कि कभी भी तो उसका हृदय परिवर्तन होगा, उसके अंदर भी करुणा का भाव यहाँ पे जगेगा ही जगेगा। इसीलिए माना जाता है कि अहिंसा को ही गांधी ने औपनिवेशिक हिंसा से मुक्ति के लिए, औपनिवेशिक हिंसा से मुक्ति के लिए, ठीक है, इस मार्ग को यहाँ पे चुना। इसीलिए अहिंसा का जो प्रयोग है गांधी ने विभिन्न क्षेत्रों में करना यहाँ पे शुरू किया। अहिंसा का उपदेश देके, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, अर्थात आप कह सकते हैं कि अहिंसा को गांधी ने बिल्कुल एक साधन के रूप में अपनाया। ध्यान रखिएगा, साधन के रूप में अपनाया। आगे हम लोग जानेंगे अभी थोड़ी देर पहले कि साधन का मतलब क्या है गांधी के संदर्भ में। नेक्स्ट है यहाँ पे स्वराज और विकेंद्रीकरण। अब स्वराज को लेके, ठीक है, गांधी जी को लेके यहाँ पे, ठीक है, मैंने कह सकते हैं कि एक एग्जैक्ट डिफिनेशन उनके अंतर्गत नहीं था ये चीज़। इसीलिए आपको याद होगा कि असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी ने बोला भी था कि 1 साल अगर ये आंदोलन चल गया तो सफल हो गया तो हमें आज़ादी यहाँ पे मिल जाएगी। आज़ादी की जगह उन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया। स्वराज को लेके कुल मिला के यही माना जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि स्वयं पर खुद का यहाँ पे शासन हो, यही गांधी के मन में स्वराज की अवधारणा थी। हालांकि बहुत अधिक, ठीक है, इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे दिखाई देता है। तो कुल मिला के स्वराज और विकेंद्रीकरण, इसका सीधा सा मतलब है यहाँ पे कि स्वराज अर्थात अपने पे शासन करना हो, और विकेंद्रीकरण माने सत्ता का पूरी तरीके से विकेंद्रीकरण हो। अर्थात उनका कहीं न कहीं जो ध्यान था भारत के गांव में था, अर्थात भारत के गांव में तभी यहाँ पे सत्ता का विकेंद्रीकरण हो पाएगा जब पंचायती व्यवस्था को यहाँ पे लाया जाएगा। तो इसीलिए वे पंचायती व्यवस्था के पूरी तरीके से, ठीक है, पक्षधर थे। पंचायती व्यवस्था के पूरी तरीके से पक्षधर थे। उनका मानना था कि त्रिस्तरीय व्यवस्था यहाँ पे होना चाहिए। त्रिस्तरीय व्यवस्था यहाँ पे होनी ही चाहिए। जैसे कि सेंटर में तो ऑलरेडी अंग्रेज सब था, राज्यों में यहाँ पे देखा जाए, ठीक है, राज्यों में देखा जाए तो भारतीयों को खासकर 1919 का जब मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया तो उसमें भी यहाँ पे अधिकार दिया गया। 1935 में हालांकि सेंटर में भी अधिकार दिया गया। तो इसीलिए यहाँ पे छोटे छोटे राज्य के अंतर्गत जो भी छोटा छोटा यहाँ पे पंचायती व्यवस्था है, गांव है, ठीक है, जहाँ पे उसको एक समूह बना के वहाँ पे इन गाँवों को भी अभी अधिकार देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो त्रिस्तरीय व्यवस्था के पूरी तरीके से गांधी जी पक्षधर थे। उनका मानना था कि यहाँ पे राजनीतिक शक्ति का बंटवारा होना बहुत ज़रूरी है। राजनीतिक शक्ति का बंटवारा होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि उनका मानना था कि भारत के गांवों के बीच राजनीतिक शक्ति का पूरी तरीके से क्या किया जाए? बंटवारा किया जाए। राजनीतिक शक्ति का बंटवारा भारत के गांवों के बीच यहाँ पे किया जाए, और जब गांव के बीच राजनीतिक शक्ति का बंटवारा होगा तभी जाके स्वराज की अवधारणा आ पाएगी। स्वराज की अवधारणा
पूरी तरीके से यहाँ पे आ पाएगी और तभी जाके लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी, लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी ही मिलेगी। और तब जाके गांव भी क्या होंगे, पूरी तरीके से आत्मनिर्भर होंगे। गांव आत्मनिर्भर होंगे और आत्मनिर्भर होने के साथ साथ अपने इलाकों में जो भी गांव का क्षेत्र है, गांव के लोग हैं, अधिक यहाँ पे स्वायत्तता प्राप्त करेंगे, अधिक स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे ही करेंगे, अधिकतम स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे। अब यही जो गांव है, इनका मानना था कि ये ऊपर की संस्थाओं से जुड़ते हुए चला जाएगा और धीरे धीरे इसकी कनेक्टिविटी फिर से क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे नीचे से यहाँ पे केंद्र तक हो जाएगी, ऊपर की तरफ यहाँ पे हो जाएगी। इसका मतलब इनका सीधा सा मानना था कि जो भी बड़े स्थानीय समूह है या स्थानीय निकाय है, इसी तरीके से गांव यहाँ पे जुड़ते चले जाएंगे। उनके अंदर भी बहुत कुछ परिवर्तन आएगा, विचारधारा हो गया, लाइफ स्टाइल हो गया, समाज सुधार हो गया। तो इस प्रकार से आप समझ पा रहे हैं स्वराज और विकेंद्रीकरण को लेके गांधी जी का जो पॉजिटिव जो अप्रोच था, खासकर गाँव के संदर्भ में, ठीक है। इसीलिए गांधी का मानना था भी कि गाँव, ठीक है, भारत गाँव में ही बसता है। तीसरा नंबर हो जाएगा यहाँ पे सत्याग्रह। सत्याग्रह का मतलब वही चीज़ यहाँ पे हो जाएगा सत्य और अहिंसा, अर्थात सत्य के लिए यहाँ पे आग्रह करना है, सत्य को ही बोल के या फिर अहिंसा के मार्ग को यहाँ पे अपना के। अब यहाँ पे इसके लिए उन्होंने कुछ बातों को यहाँ पे बताया, जैसे कि नंबर 1 है यहाँ पे कि सत्य पर अटल रहना। और सत्य पे अटल रहने के लिए उन्होंने एक हथियार दिया जिसका नाम है यहाँ पे अहिंसा। अर्थात कोई सामने वाला कितना भी मारे पीटे कुछ भी कर ले, यहाँ पे जान से क्यों ना मार दे, लेकिन अहिंसा के मार्ग को यहाँ पे छोड़ना नहीं है। अहिंसा को गांधी ने यहीं पे क्या बताया, साधन बताया, ठीक है। अब इस साधन कैसे है थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। जैसे कि एक होता है साधन और एक होता है यहाँ पे साध्य। अब यहाँ पे साध्य क्या था उस समय, खुद सोच के देखिए। साध्य था कि भारत को क्या मिले, आज़ादी मिले, भारत को स्वतंत्रता मिले, लेकिन इस आज़ादी को प्राप्त करने का जो रास्ता है, जो तरीका है, वही क्या है, यहाँ पे साधन है। इसीलिए यहाँ पे गांधी जी बोल भी रहे हैं कि इस साधन को किसी भी कीमत पे हिंसात्मक होने नहीं देना है, अर्थात अहिंसा का ही प्रयोग करना है। अब इसी साधन को लेके अंग्रेज लोग खुद सोच के देखिए, अगर इस साधन को, अगर हिंसात्मक गतिविधियों को अगर अपना लिया गया होता तो अंग्रेज लोग कितने निहत्थे लोगों को या फिर कितने ही लोगों को यहाँ पे मारना शुरू कर देता। तो अहिंसक गतिविधियों को अपनाने से कुछ भी हो जाए, इसको यहाँ पे छोड़ना नहीं है, हर हाल में इसको अपनाना ही अपनाना है। इसी संदर्भ में गांधी बोलते भी हैं कि बुरे साधन से महान लक्ष्य कभी प्राप्त हो नहीं सकता है। अर्थात आज़ादी अगर भारत के लिए उतना पवित्र है तो साधन भी उतना ही यहाँ पर पवित्र होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, साधन भी उतना अधिक पवित्र होना ही चाहिए। अब इसी के जो उल्टा देखेंगे, कार्ल मार्क्स के द्वारा, जो कि गांधी के पहले यहाँ पे जो विचार दिया था साधन और साध्य को लेके, उसका, ठीक है, कार्ल मार्क्स था कि साध्य मिलना चाहिए, किसी भी तरीके से मिल जाए यहाँ पे, चाहे यहाँ पे हिंसा का साधन क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, साध्य मिलने से मतलब है। तो यहाँ पे देखेंगे तो कुल मिला के गांधी की जो विचारधाराएँ हैं समय के साथ ये इतना मतलब अट्रैक्टिव हो जाती है, प्रगतिशील हो जाती है, जो कि गांधी को सारे ही लोगों से सबसे ऊपर, ठीक है, रखा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे स्वयं पीड़ा उठाना सर्वश्रेष्ठ हथियार है। अब इसका सीधा सिंपल सा मतलब है कि जो भी सत्याग्रही हो तभी बने जब पीड़ा, ध्यान रखिएगा, सहने के लिए पूरी तरीके से यहाँ पे तैयार हो। अब यही सत्याग्रह, इसको इतना अधिक पीड़ा सहना चाहिए कि ये विरोधियों के मन में, विरोधियों के हृदय में उसका मन परिवर्तन कर दे, विरोधियों के हृदय में पूरी तरीके से परिवर्तन कर दे, और फिर वो जाके
हिंसात्मक गतिविधियों को छोड़ दें। तो सत्याग्रही को ध्यान रखिएगा। कुल मिलाकर वही सारी बातें देख रहे हैं ना, कहने का जो तरीका है अलग अलग है यहाँ पे। तो सत्याग्रहियों को हर हाल में पीड़ा उठाने के लिए यहाँ पे तैयार रहना ही रहना चाहिए। तीसरा है यहाँ पे कि सत्याग्रह के माध्यम से सहयोग की भावना को बनाए रखना है। सहयोग की भावना बनाए रखना है। अब ये यहाँ पे सहयोग की जो भावना को यहाँ पे जो बनाए रखना है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको अपना के, एक्चुअली सहयोग नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा मैं असहयोग बोलना चाह रहा हूँ लेकिन निकल गया सहयोग, ठीक है। तो यहाँ पे सत्याग्रह को अपनाते हुए यहाँ पे पूरी तरीके से असहयोग की भावना को अपनाना है। असहयोग की भावना अपनाना है। सामने वाला जो भी विपक्षी है यहाँ पे, जो भी ब्रिटिश हुकूमत है, कुछ भी कर ले उसका सहयोग यहाँ पे करना ही नहीं है यहाँ पे। तो जैसे इससे क्या होगा, तो सरकार के कामकाज पर यहाँ पे रोक लगना शुरू हो जाएगा। क्योंकि बड़ी मात्रा में उस समय तक तो अंग्रेज के शासन में, आप ठीक है, शासन प्रशासन में बड़े मात्रा में भारतीय सैनिक हो गया या फिर अधिकारी क्लर्क हो गया, उस समय तक शामिल हो चुके थे। तो ये अगर असहयोग की भावना अगर अपना लेंगे तो फिर उनका काम काज यहाँ पे चल ही नहीं पाएगा सही तरीके से। और उसी प्रकार से यहाँ पे उन्होंने असहयोग की भावना देते हुए यहाँ पे प्रतिक्रिया पे यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो बल दिया। अब ये जो प्रतिक्रिया है, गांधी का यही समझना है कि वो प्रतिक्रिया हर एरिया में यहाँ पे होना चाहिए। असहयोग की जो भावना की प्रतिक्रिया, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो, जैसे कि एक समय आया जहाँ पे कांग्रेस के सारे नेताओं ने पूरी तरीके से, ठीक है, बहिष्कार कर दिया। उसी तरीके से यहाँ पे आर्थिक गतिविधियाँ हैं। आर्थिक गतिविधियों में पूरी तरीके से भागीदारी नहीं करना है। स्वदेशी आंदोलन को ले लीजिए, विदेशी कपड़ों की बहिष्कार ले लीजिए, या फिर शराबबंदी को ले लीजिए। उसी तरीके से सामाजिक के साथ साथ राजनीतिक आर्थिक के साथ साथ यहाँ पे सामाजिक गतिविधियों पे जोड़ देना। सामाजिक गतिविधियों का मतलब है यहाँ पे कि एकजुट होकर यहाँ पे करना। उतनी सारी जाति धर्म में लोग बटे हुए थे, तो इस प्रकार की गतिविधियाँ ना हो, बल्कि हर जगह सत्याग्रह के लिए यहाँ पे आग्रह करें। कुल मिला के भाव यही है, लेकिन उसमें असहयोग की भावना होनी चाहिए। कितना भी सामने वाला पीड़ा पहुंचाए उसको झेलने की यहाँ पे क्षमता होना चाहिए, और सत्य पर यहाँ पे अटल रहना चाहिए। ध्यान रखिएगा, सत्य पर अटल रहना चाहिए। ये सारी बातें हैं सत्याग्रह के संदर्भ में। उसके बाद है यहाँ पे निष्क्रिय प्रतिरोध। अब ये भी असहयोग टाइप का ही यहाँ बात रहा है, कोई भी प्रतिरोध ही नहीं करना। ध्यान रखिएगा, इसी को बोला जाता है निष्क्रिय। बिल्कुल ही यहाँ पे पैसिव रूप में इसको यहाँ पे बताया जा रहा है कि व्यक्तिगत पीड़ा के माध्यम से अधिकार को प्राप्त किया जा सकता है। व्यक्तिगत पीड़ा के माध्यम से अधिकार को प्राप्त किया जा सकता है। अब कैसे प्राप्त किया जा सकता है ये थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए कि हथियारों द्वारा हिंसक प्रतिरोध का जो तरीका है वो क्या है, अहिंसा ही है। अर्थात कोई भी अगर हथियार के द्वारा किसी को मार पीट रहा है तो इसका प्रतिरोध के रूप में कुछ नहीं करना है, बल्कि अहिंसा, बस साइलेंट मोड में रहना है। अपने आप में धीरे धीरे एक समय के बाद उसका हृदय परिवर्तन हो जाएगा। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। उसके लिए यहाँ पे निष्क्रिय प्रतिरोध के लिए देखिए कितना ज़रूरी है, बहुत ही विल पावर, समझ रहे हैं ना, आत्मबल को यहाँ पे बहुत मजबूत करना ज़रूरी है। आत्मबल को बहुत अधिक यहाँ पे मजबूत करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो निष्क्रिय जो प्रतिरोध है सशस्त्र बल की तुलना में बहुत ही श्रेष्ठ साबित हो सकता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, निष्क्रिय जो प्रतिरोध है सशस्त्र बल की तुलना में ये बहुत अधिक यहाँ पे श्रेष्ठतर साबित हो सकता है। लेकिन हाँ, इसको लगाने का ढंग चाहिए। कुल मिला के यही है, आत्मबल इतना मजबूत होना चाहिए कि चाह के भी कोई सामने वाला कितना मारे पीटे, हिंसात्मक गतिविधियों की तरफ यहाँ पे रुख नहीं करना चाहिए। इसीलिए निष्क्रिय प्रतिरोध को गांधी भी बताते हैं यहाँ पे कि ये चौधारी तलवार है। बता रहे कि एक ऐसा तलवार है जो किसी भी प्रकार से इसका उपयोग किया जा सकता है, इसमें रक्त का एक बूंद भी नहीं बहेगा। परिणाम हमेशा यहाँ पे बेहतर ही होगा, खराब होने का सवाल ही नहीं है। और
इसमें जंग भी कभी नहीं लगेगा, जंग कहाँ लगेगा। उसके बाद से इसको चुराया भी नहीं जा सकता, इसको चुराया नहीं जा सकता है। तो यहाँ पे कुछ देख पा रहे हैं, बिल्कुल ही एक इनोवेटिव जो आइडिया एग्जामिनर को ऐसे ही चीज़ों की तलाश होती है। तो थोड़ा इन सारे चीज़ों को आप लोग अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। उसके बाद नंबर 5 हो जाएगा यहाँ पे सर्वोदय की अवधारणा। सर्वोदय का मतलब क्या है यहाँ पे कि सभी का कल्याण, सभी का कल्याण अर्थात समाज में मौजूद अंतिम व्यक्ति तक जो भी योजनाएं चलाई जा रही है उस योजना की पहुंच होना चाहिए, तभी तो जाके उसका यहाँ पे उद्धार हो पाएगा। तो सर्वोदय को लेकर यहाँ पे गांधी जी का यही उद्देश्य था, गांधी जी का यही उद्देश्य था कि बिल्कुल ही शांतिपूर्ण और सहकारी तौर तरीकों से ग्रामीण पुनर्निर्माण करना या सिंपल कह सकते हैं ग्रामीण भारत का उत्थान करना। क्योंकि यहाँ पे इस सर्वोदय के तहत जो भी लक्षित जो लोग हैं यहाँ पे खुद सोच के देखिए कहाँ रहेंगे, वे लोग तो गांव में ही रहेंगे। तो इसीलिए ज़रूरी है यहाँ पे कि शांतिपूर्ण तरीके से सहकारी तौर पे या फिर कह सकते हैं कि सरकारी तौर पे जितनी भी सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही है इन लोगों तक यहाँ पे पहुँच पाए, अंतिम समाज में लक्षित लोगों तक पहुँच पाए, तभी जाके उनका कल्याण यहाँ पे हो सकता है। सर्वोदय के तहत बता रहे हैं कि इसमें बिल्कुल यहाँ पे सह अस्तित्व और आपसी प्रेम पर उन्होंने बल दिया। सर्वोदय की अवधारणा को लेकर उनका मानना था कि समावेशी विकास को प्राप्त किया जा सकता है, समावेशी विकास का मतलब सिंपल सा है, जैसे वर्तमान में SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को यहाँ पे लाया गया है। तो वैसे ही गांधी का भी मानना था कि समावेशी विकास को अपना के पूरी तरीके से समाज के सभी वर्गों को यहाँ पे उद्धार किया जा सकता है। तो समावेशी विकास भी गांधी के विचारधाराओं में ठीक है मूल विचार था। जैसे कि देखा जाए गांधी के विचार में तो सबसे अधिक जो सत्य का केंद्रीय जो विचार था, वैसे ही यहाँ पे समावेशी विकास को लेके भी था। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे ट्रस्टीशिप का जो कॉन्सेप्ट है गांधी के मामले में बड़ा इंटरेस्टिंग था। ट्रस्टीशिप कोई अलग विचारधारा नहीं है, बल्कि ये भी एक इसको रख सकते हैं सामाजिक आर्थिक विचारधारा। गांधी का सीधा सा मानना यहाँ पे कि ठीक है जो भी यहाँ पे धनी लोग हैं, जो समाज के सबसे अगले पायदान में खड़े हैं, वे धनी हुए हैं तो इसीलिए हुए हैं कि समाज के बाकी लोगों को उनका सहयोग मिला हुआ है, नीचे से निचले लोगों के तबके के लोगों को सहयोग मिला हुआ है, या फिर जो भी रिसोर्सेज है उन रिसोर्सेज का इन लोगों ने बड़े रूप पे यूटिलाइज किया है। तो रिसोर्सेज तो सबका है लेकिन इन्होंने सिर्फ और सिर्फ यूटिलाइज किया है, इसीलिए लोग धनी हुआ है। इनके पास जो भी पैसा है अगर इनके ज़रूरत की चीज़ों को अगर छांट दिया जाए तो बाकी के पैसे को उनको क्या करना चाहिए, ट्रस्ट बना के यहाँ पे डाल देना चाहिए। और जो भी समाज में मौजूद जो ठीक है लोग हैं यहाँ पे, या फिर जो आर्थिक मामलों में बहुत यहाँ पे पिछड़े हुए हैं, उन तक यहाँ पे ट्रस्ट बना के जो भी योजनाएं चला के उन तक यहाँ पे भेजना चाहिए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट का ध्यान रखिएगा ट्रस्टीशिप को लेके। नेक्स्ट है यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग सात पात। ध्यान रखिएगा सात पात का सीधा सा मतलब है कि गांधी जी ने लोगों को 7 पापों के प्रति यहाँ पे सचेत किया जो जीवन को नष्ट कर देने की क्षमता रखते हैं। अब याद करिए बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति के लिए किस प्रकार से अष्टांगिक मार्ग को बताया हुआ था, ठीक वैसे ही गांधी भी बता रहे हैं कि 7 प्रकार के जो यहाँ पे देख रहे हैं ना 7 पाप, इन 7 प्रकार के जो पाप हैं, इस प्रकार के पापों को अगर नहीं किया जाए तो फिर किसी भी व्यक्ति का जो जीवन है मूल्यवान यहाँ पे हो सकता है। जैसे कि नंबर 1 है यहाँ पे काम के बिना धन संपत्ति। दूसरे नंबर पे हो जाएगा यहाँ पे अंतरात्मा के बिना सुख भोग, ठीक है। और आज के समय में तो देखा जाए तो विश्व की 99% जो पॉपुलेशन है इसी से घिरा हुआ है,
अंतरात्मा खुश नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बाहरी दिखावे के लिए बिल्कुल ही अपने अंतः की स्थिति को यहाँ पे मार दिया गया है इस मशीनीकृत जीवन में, इस दिखावटी वाली लाइफ में, या फिर कह सकते हैं कि एक ठीक है उपभोक्ता परक जीवन ने सब यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे ख़त्म कर दिया है। तो अंतरात्मा यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे होना ही चाहिए। गांधी जी बार बार देखते थे ना, अंतरात्मा की आवाज़ सुनते थे। उसके बाद तीसरा नंबर यहाँ पे हो जाएगा चरित्र के बिना ज्ञान। चरित्र के बिना ज्ञान, ज्ञान कितना भी क्यों ना आ जाएगा, लेकिन व्यक्ति का चरित्र ही नहीं रहे तो कोई मतलब नहीं रह जाता है। चौथे नंबर पे हो जाएगा नैतिकता के बिना वाणिज्य। नैतिकता के बिना वाणिज्य, कितना भी बिजनेस कर लीजिए, कितना भी बड़ा आदमी बन जाइए यहाँ पे, ठीक है, लेकिन अगर उसके अंदर इथिकल वैल्यू नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। मानवता के बिना विज्ञान, मानवता के मानवता के बिना विज्ञान। अब विज्ञान का मतलब क्या है, कितना भी आप खोज कर लीजिए, अगर वो मानव जीवन को सरल नहीं बना रहा है, आसान नहीं बना रहा है, तो फिर वैसे विज्ञान का क्या मतलब है यहाँ पे। और विज्ञान रियली में वही सक्सेसफुल माना जाता है जिसने, या फिर जिस विज्ञान को, जिस खोज को मानव के द्वारा यहाँ पे अपनाया गया है। तो मानवता के बिना विज्ञान। उसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगा त्याग के बिना धर्म। त्याग के बिना धर्म। और आजकल ये सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ही दूर होते हुए दिखाई दे रही है। सिद्धांत के बिना राजनीति। सिद्धांत के बिना राजनीति। तो कुल मिलाकर आप देख रहे हैं लगभग मेरे ख्याल से ठीक है 7 जो चीज़ें हैं यहाँ पे, हर हाल में गांधी जी इसके खिलाफ ठीक है यहाँ पे। ये जो पाप है गांधी जी यहाँ पे बता रहे हैं कि बार बार इसको रोकने को इसका बहुत अधिक ज़रूरत है। अब इन्हीं सारी चीज़ों का प्रयोग करके आप बताना है कि उनके दर्शन से राष्ट्र को स्वतंत्रता कैसे मिली। ध्यान रखिएगा, उनके दर्शन से राष्ट्र को स्वतंत्रता कैसे मिली। तो यहाँ पे आप तो समझ ही गए होंगे कि इन्हीं सारी चीज़ों का प्रयोग करके गांधी ने विशाल पैमाने पे यहाँ पे क्या किया, जनता को संगठित कर लिया। चाहे हम लोग किसानों की बात कर ले, या फिर समाज के हर एक वर्ग के लोगों की बात कर ले, ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर ले, हर जगह गांधी ने अपने नेतृत्व को मजबूत आधार प्रदान किया अपने विचारधारा के माध्यम से, जिसके वजह से जनता पीछे पीछे खींची चली आती थी। इसके अलावा गांधी जी के जो भी यहाँ पे बता देना है कि सत्याग्रह प्रणाली है, अहिंसा है, असहयोग है, सत्य है, ईमानदारी है, इन सारे ही चीज़ों का जो प्रभाव था आम जनता में धीरे धीरे ये पड़ता चला गया। ठीक है, इसको बताने की ज़रूरत है। कुल मिला के इन्हीं सारी चीज़ों का प्रयोग करके फिर गांधी जी के द्वारा ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ उन्होंने पूरी तरीके से एक जंग छेड़ दिया, अहिंसात्मक जंग, जिसके वजह से ठीक है भारत कहीं न कहीं यहाँ पे आज़ाद हुआ। इसको आप बताने की कोशिश करना है। उसके बाद से भी बताना है कि उनके दर्शन से सिर्फ ठीक है गांधी तो नेता बने ही बने, लेकिन उनके दर्शन से गांधीवादी नेता कई प्रकार के कह सकते हैं कि सामने आए, जिन्होंने वे भी अपने अपने स्तर से लोगों को यूनाइट करने का यहाँ पे प्रयास किया, या फिर ब्रिटिश शासन से लड़ने के लिए भारत का नेतृत्व किया ही किया। अब ये प्रभाव दिखाना है कि उनके दर्शन से राष्ट्र को स्वतंत्रता कैसे मिली, इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। तो नंबर 1 यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इन्होंने इन दर्शनों का जो प्रयोग किया सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह में। ध्यान रखिएगा, चंपारण सत्याग्रह में सिंपल सा ठीक है, यहाँ पे मैं बहुत अधिक डिटेलिंग नहीं करूँगा, क्योंकि चंपारण जो सत्याग्रह था, जो भी नील्हे होते थे यहाँ पे, वहाँ के किसानों के द्वारा, इन नील्हों के द्वारा जो बगान मालिक होते थे ठीक है, उन लोगों के द्वारा यहाँ पे विवश किया जाता था, मजबूरी में उगाने के लिए यहाँ पे ठीक है बोला जाता था, जो कि किसानों की सबसे बड़ी यहाँ पे समस्या थी। तो वहाँ पे गए, किसानों ने गांधी जी से सहायता मांगी और एक सुनियोजित अहिंसक विरोध के माध्यम से गांधी जी यहाँ पे अपनी मांग को मनवाने में सफल रहे। सारी मैंने कहानी यहाँ पे बता दिया है आपको। उसी तरीके से खेड़ा आंदोलन में देखिए जो मूल जो समस्या क्या थी, खुद आप ठीक मैंने बताया हुआ था कि जो अकाल पड़ा हुआ था और उस अकाल के दौर में यहाँ पे जो कर था माफ़ नहीं किया गया था,
और फिर इस समस्या को लेके भी गांधी ने ठीक है खेड़ा आंदोलन का नेतृत्व किया और किसानों से बोला कि कर का भुगतान नहीं करना है, और फाइनली हुआ भी। सरकार ने अकाल समाप्त होने तक राजस्व का भुगतान करने में यहाँ पे पूरी तरीके से ढील थी। उसी तरीके से यहाँ पे खिलाफत आंदोलन को बताना है कि खिलाफत जो आंदोलन है, पहली बार हिंदू और मुस्लिम को कह सकते हैं कि एक साथ आंदोलन करने का मौका मिला, क्योंकि खिलाफत आंदोलन पूरी तरीके से असहयोग आंदोलन से यहाँ पे जुड़ गया। तो कितना ये समझ रहे हैं ना, कितना ये इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये फैक्टर साबित यहाँ पे हुआ खिलाफत आंदोलन, जहाँ पे एक साथ हिंदू और मुस्लिम एक मंच से यहाँ पे ठीक है अंग्रेज़ों का विरोध कर रहे हैं। अपने आप में समझ पा रहे हैं, गांधी को पूरी तरीके से एक जन नायक के रूप में यहाँ पे उभार दिया। 1917 खुद सोच के देखिए, 1917 खेड़ा, 1900 ठीक है 18 तुरंत खिलाफत यहाँ पे 1919 असहयोग 1900 ठीक है 20-21। तो ये बड़ी तेज़ी से गांधी को एक जन नायक के रूप में उभारने में एक बहुत बड़ा यहाँ पे रोल प्ले किया ही किया। असहयोग आंदोलन याद करिए ठीक है, जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जालियांवाला बाग जब हत्याकांड हुआ तो पूरी तरीके से, हालांकि कारण एक नहीं होता है ठीक है, मैं मेन कारण बता रहा हूँ। जालियांवाला जब बाग हत्याकांड यहाँ पे हुआ, उसके जस्ट यहाँ पे भारतीयों के द्वारा यहाँ पे रिटेलिएट यहाँ पे किया गया, प्रतिक्रिया यहाँ पे दिया गया। तो गांधी जी ने यहीं पे स्वराज के लक्ष्य का निर्धारण किया, जो तब से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का पूरी तरीके से एक आदर्श वाक्य बन गया। हर जगह बोला जाने लगा कि हमें स्वराज की प्राप्ति करनी ही करनी है। उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं नमक सत्याग्रह को लेके, इसमें हजारों लोगों ने यहाँ पे उनका साथ दिया, और यह भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा माना जाता है कि युगांतकारी यहाँ पे मार्च बन गया। हर जगह भारत के अलग अलग क्षेत्रों में, बिहार में नमक बनाया गया, जो कि नमक बनाने के लिए बिहार का जो ठीक है कह सकते हैं कि भौगोलिक स्थिति है बिल्कुल उस लायक नहीं है, लेकिन फिर भी एक सांकेतिक मात्र नमक बनाया गया। दक्षिण भारत में नमक बनाया गया। तो अपने आप में एक बहुत ही नायाब चीज़ था नमक सत्याग्रह। इसमें भी लोगों की भागीदारी बड़े रूप में, बच्चे बूढ़े समाज के सभी वर्ग के लोगों ने यहाँ पे साथ दिया ही दिया। उसके बाद फाइनली आता है यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन। ध्यान रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। अब याद करिए, अंग्रेजों ने यहाँ पे भी अपनी मनमाजी करना शुरू कर दिया। लिनलिथगो ने बिना ही भारतीयों की अनुमति के ज़बरदस्ती भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में घसीट दिया। जब हिटलर के द्वारा जब ठीक है पोलैंड पे आक्रमण किया कर दिया गया 1939 में, तभी से मामला यहाँ पे शुरू हो गया। तो कुल मिला के अब भारत छोड़ो आंदोलन में कैसे गांधी ने लोगों से यहाँ पे आह्वान किया, और लोगों ने बिल्कुल ही एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन का यहाँ पे परिचय दिया। इस समय तक लोग इतना एक्टिव हो गए थे कि वे अपना प्रतिनिधित्व खुद करने में यहाँ पे सक्षम थे। तो अब इसी से अंदाज़ा आप लगा सकते हैं गांधी की भूमिका। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, जितना भी आंदोलन देख रहे हैं यहाँ पे हर जगह आपको दिखाई देगा गांधी के आदर्श विचार। हालांकि भारत छोड़ो आंदोलन में सत्य तो था नो डाउट, लेकिन सत्य के साथ साथ यहाँ पे अहिंसा की जगह कई जगहों पे यहाँ पे हिंसा का प्रयोग किया गया। हिंसा का प्रयोग किया गया तो परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हो गई थी, बिल्कुल जापान अंडमान सी में यहाँ पे आ गया था, इधर म्यांमार की तरफ आ गया था। तो समस्या होती जापान अगर भारत में आक्रमण कर देता तो डू एंड डाई वाला मामला बन गया था, करता आदमी क्या ना करता। तो लास्ट तक आते आते यहाँ पे ठीक है अहिंसा की जगह हिंसात्मक गतिविधियों का भी यहाँ पे सहारा लेना पड़ा। हालांकि सिर्फ और सिर्फ ये सब चीज़ ठीक है भारत छोड़ो आंदोलन में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पे हर जगह गांधी का विचारधारा दर्शन आपको दिखाई देगा। और फाइनली यहाँ पे आपको बताना है निष्कर्ष। निष्कर्ष में यहाँ पे गांधी की बड़ाई करना ही करना है कि महात्मा गांधी वह नेता थे जिन्होंने स्वतंत्रता की ओर ठीक है स्वतंत्रता की ओर भारत का मार्ग यहाँ पे प्रशस्त किया। भारत का मार्ग प्रशस्त किया स्वतंत्रता के लिए। ध्यान रखिएगा, स्वतंत्रता के लिए माने उनका योगदान इतना अधिक है, गांधी का योगदान इतना अधिक है भारत को स्वतंत्रता में कि शब्दों में उसको यहाँ पे ठीक है पूरा नहीं किया जा सकता है। एग्जामिनर इतना से समझ जाएगा। ठीक है, शब्दों में उसको पूरा की नहीं किया जा सकता है, वर्णन यहाँ पे नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उन्हों की बदौलत या फिर उनके साथ बहुत सारे स्वतंत्र सेनानियों ने पूरी तरीके से मिल के अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने के लिए यहाँ पे विवश किया। उनका एजेंडा और नीति अहिंसा थी। उनके शब्द
करोड़ों लोगों के लिए यहाँ पे प्रेरणादायक का स्रोत था। और आज भी अगर देखा जाए पूरे विश्व में, ठीक है, तो गांधी को बिल्कुल ही एक अहिंसात्मक, सत्य के पुजारी, ऐसे बहुत सारे नामों से यहाँ पे जाना जाता है। तो अपने आप में ये सारे शब्द यहाँ पे पर्याप्त होंगे, बस एग्जाम में आपको लिख के आने की ज़रूरत है। हालांकि मैंने बताया कि निष्कर्ष को एक बाउंडेशन में बांधने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आप, ठीक है, अलग बातों को भी इसमें शामिल कर सकते हैं। हालांकि मैं जितनी बातें बोल रहा हूँ, अगर उतनी बातों को आप अपने ढंग से लिखेंगे तो ये भी काफ़ी एग्जामिनर में बहुत अच्छा इंप्रेशन डालेगा ही डालेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।